हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है बॉर्डर टाउन द म्यूरल मर्डर। ये मूवी साल 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा मूवी है। ये मूवी फिल्माई गई है फिनलैंड के साउथ कैलिया में और साथ ही में ये मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मूवी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को बुचर खाने में देखते हैं। इस जगह एक इंसानी बॉडी को भी टांग के रखा गया था। वो अनजान आदमी उस बॉडी के ब्लड को कुछ बोतल्स में कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद हम रेलवे एरिया में एक हुडी पहने हुए इंसान को खून से म्यूरल बनाता हुआ देख पाते हैं। म्यूरल दीवार पर बने आर्ट को बोला जाता है। इसके बाद सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। ये वही जगह थी जहाँ कल उस हुडेड पर्सन ने म्यूरल आर्ट बनाया था। इस जगह बहुत सारे लोग और पुलिस वाले होते हैं। हम देख पाते हैं कि दीवार में एक आदमी की शक्ल म्यूरल आर्ट से बनाई गई थी। साथ ही में लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस भी लिखा हुआ होता है। इधर हम ऑफिसर थॉमस को देख पाते हैं। अब सीन आता है कारी सॉर्जनन पर। कारी का यहाँ मेंटल चेकअप चल रहा था। यहाँ पर डॉक्टर पीटर कारी से कुछ सवाल करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि कारी को HFA यानी हाईली फंक्शन ऑटिज्म है, जिस कारण से कारी मेंटल हॉस्पिटल में है। कारी डॉक्टर को सेशन में बताता है कि जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब एक न्यूज आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा हुआ था कि कारी सॉर्जनन अपने साथ बहुत सारे क्राइम्स लेकर आया है। कारी ये कहते हुए पूछता है, क्या ये बात सच है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, अगर ये सच भी नहीं है तब भी तुम्हारी बीमारी इस चीज को सच मानने में मजबूर कर रही है। अब सेशन एंड होने के बाद कारी टेबल टेनिस खेल रहा होता है। तभी यहाँ कारी से मिलने इंस्पेक्टर थॉमस आते हैं। कारी थॉमस से यहाँ आने का कारण पूछता है। थॉमस बताता है कि रेलवे के पास किसी ने एक म्यूरल आर्ट बनाया है और ये आकृति लेसी मसालो की है। कारी पूछता है, क्या ये म्यूरल आर्ट खून से बनाया गया है? थॉमस कहता है, हाँ। आगे थॉमस बताता है कि किसी ने सेम खून की बोतल पुलिस स्टेशन के बाहर भी छोड़ी थी। कारी कहता है, मैं अब क्राइम सॉल्व नहीं करता। थॉमस बताता है कि बोतल में एक मैसेज लिखा था जो तुमसे जुड़ा हुआ है। इस बोतल में भी सेम आकृति वाली चीज लिखी हुई थी, यानी कि लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। ये देख कारी कुछ याद करता है। इस मेमोरी में कारी लेसी मसौली को देखता है। तभी प्रेजेंट में थॉमस कारी को बताता है कि फेसबुक एंड ट्विटर पर एक पोल सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कोई अनजान आदमी 5 लोगों की फोटो में पोल लगाकर पूछ रहा है कि इनमें से किन लोगों के बिना फिनलैंड एक अच्छी जगह बन सकती है। थॉमस आगे बताता है कि ये 5 पेडोफिल हैं। इन 5 में से सामू मार्तिकिनी फर्स्ट प्लेस पे है क्योंकि सामू ने 34 बच्चों को अभी तक अब्यूज किया है। ये सुन कारी थॉमस से दूर भागने लगता है क्योंकि थॉमस किसी इन्वेस्टिगेशन को नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्यादा उम्र होने के कारण कारी दूर नहीं भाग पाता। इंस्पेक्टर थॉमस कारी से कहता है, बिना तुम्हारी मदद के हम इस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाएंगे और कई लोग इसी तरह उस किलर के हाथों मारे जाएंगे। कारी कहता है, मेरा दिमाग अब किसी काम का नहीं और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कारी की बातों को सुन थॉमस कहता है, इस केस में लेसी मसौली भी इन्वॉल्व है क्योंकि लेसी ने ही लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस कहे थे। कारी कहता है, इस लाइन को हर न्यूज़पेपर में छापा गया था। क्या पता कोई बस लेसी के वर्ड्स को यूज कर रहा हो। ये बस केस को उलझाने के टैक्टिक्स हैं। तो अब थॉमस कहता है, मैं ये केस फाइल तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कारी ये करने से थॉमस को मना करता है, लेकिन अब तक थॉमस जा चुका था। इसके बाद सीन आता है लैना पर। लैना यहाँ गाड़ी में बैठकर किसी पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ कारी को अपनी कुछ मेमोरीज याद आती हैं। इसमें कारी को लेसी मसौली दिखता है जो कि कोर्ट में था। लेसी पर 11 हत्याएं, 13 लोगों को जिंदा काटने और 3 लोगों को मरवाने में मुजरिम पाया गया था। ये इस टाउन का आज तक का बहुत ही घिनौना क्राइम था। इतना सब करने के बाद लेसी बस ये कहता है, जो चीज एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो चीज हम जैसे लोग करते हैं। कारी ये सब याद करके बहुत टेंस्ड हो जाता है और थॉमस की रखी फाइल को देखता है। कारी इस फाइल को अपने रूम से बाहर छोड़ देता है, लेकिन फिर बाद में कारी वापस से इस फाइल को उठाकर रूम में ले आता है और अपना सर पटकने लगता है क्योंकि इस फाइल के कारण कारी की पुरानी मेमोरीज उसे परेशान कर रही थी। कारी असल में एक बहुत जीनियस डिटेक्टिव हुआ करता था, लेकिन इस मसौली केस के बाद कारी ने खुद को मेंटल बताकर अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मसौली केस कारी की जिंदगी का बहुत भयानक केस था जिससे कारी की पूरी मेंटेलिटी तबाह हो गई थी और यही रीजन था कि कारी इस केस को लेने से डर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में कारी अपने टेबल टेनिस को एक बोर्ड बनाकर उस पे केस के सारे सस्पेक्ट्स और क्लूज को चिपका देता है जो कि थॉमस की फाइल से उसे मिले थे। वहीं बाहर हम दोबारा से लैना को देखते हैं जो कि कारी के हॉस्पिटल पर ही नजर रख रही थी। तभी कारी नोटिस करता है कि उस सीरियल किलर के पोल में 5 नहीं बल्कि 10
10 लोग के नाम थे, जिसमें से एक नाम कातिया का भी था। इसके बाद सीन आता है कातिया पर, जिसे एक लेटर मिला था। इसके बाद कातिया अपना सामान पैक करके अपने घर से कहीं निकल जाती है। फिर वापस से हम कारी को देखती हैं। कारी हॉस्पिटल वार्डन के पास जाकर बताता है कि कोई पेशेंट अपने रूम में बहुत जोर से चिल्ला रहा है। वार्डन कारी को अपने रूम में जाने का कहकर उस पेशेंट को देखने चली जाती है, लेकिन कारी ऑफिस रूम के गेट पर ही रुक जाता है। और फिर हम थॉमस को देखते हैं, जिसे कि कारी ने ही कॉल किया था। कारी बताता है कि जिन विक्टिम के ब्लड से दीवार पर म्यूरल बनाया गया था, उसमें मैथ्यूथ्यूरल भी पाए गए हैं, और मैथ्यूथ्यूरल ड्रग लेसी मसौली ही अपने विक्टिम को मारने के लिए यूज करता था। यहाँ थॉमस बताता है कि लेसी मसौली किलर नहीं हो सकता, क्योंकि लेसी अभी जेल में है और लाइफ सेंटेंस की सजा काट रहा है। कारी पूछता है, तुमने मुझे कातिया के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो भी पोल में है? थॉमस कहता है, उसका नाम बहुत नीचे था, इसलिए मैंने टॉप 5 लोगों के नाम बताए थे जो कि पोल में थे। तभी हम कातिया को एक समंदर के पास देख पाते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में हम थॉमस और कारी की बातें भी सुन पा रहे थे। थॉमस कारी से कहता है, मुझे पता है कि कातिया तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लैना को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और कातिया को कुछ नहीं होगा। कारी पूछता है, इसकी क्या कंफर्मेशन कि 5 लोगों को पकड़ने के बाद वो किलर आगे किसी को अपना शिकार नहीं बनाएगा? थॉमस कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस केस में हमारी मदद करोगे और तुम्हें इसके लिए लेसी मसौली से मिलना होगा। कारी कहता है, मैं उससे नहीं मिल सकता, लेकिन कोई और है जो कि लेसी से मिल सकती है। फिर इसके बाद हम हैना सॉर्जनन को देखते हैं। हैना कारी की ही बेटी है। यहाँ पर एना पेडोफाइल के ऊपर सर्कुलेट हो रहे पोल लेक्चर अटेंड कर रही थी। असल में पेडोफाइल उन्हें कहा जाता है जो छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करती हैं। तभी थॉमस आकर इस लेक्चर से हैना को ले जाता है। हैना थॉमस से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। थॉमस बताता है कि हम लेसी मसौली से मिलने जा रहे हैं। हैना थॉमस से कहती है, क्या मेरे पिता को इस बारे में पता है? थॉमस बताता है कि तुम्हारे पिता ने ही मुझे ये करने को कहा है। नेक्स्ट सीन में हम जेल में थॉमस और हैना को जाता देखते हैं। यहाँ पर जेल का इंचार्ज इन दोनों से कहता है, पुलिस तुम्हारे साथ अंदर ही रहेगी और अगर मसौली ने तुम्हें कुछ उल्टा कहा तो ये इंटरव्यू तभी बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मसौली को हैना के सामने देखते हैं। यहाँ पर हैना मसौली की बातें रिकॉर्ड कर रही थी। मसौली बताता है कि जब मुझे कहा गया था कि मुझसे मिलने सर्जनन आ रहा है तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे फादर यानी कारी होंगे। हैना मसौली से कहती है, पुलिस जानना चाहती है कि तुम्हारे और सीरियल किलिंग पोल के बीच क्या कनेक्शन है। ये सुन मसौली हैना को अजीब तरह से देखता है। तो अब हैना बताती है कि मैं तुम्हारे केस पे थीसिस लिख रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मसौली कहता है, मैं खुद से मेरी तारीफ नहीं करता। हैना पूछती है, आखिर तुमने मुझे उस समय वार्न क्यों किया था? मसौली कहता है, एक बार मुझे एक प्रिजनर ने मारने की कोशिश की थी और कहा था कि वो मेरा रेप कर देगा, लेकिन मैंने उस प्रिजनर से बात की और फिर बाद में उस प्रिजनर ने खुद को चाकू से मार डाला। मसौली यहाँ पर हैना को ये इसलिए बता रहा था क्योंकि मसौली हैना को चेतावनी दे रहा था कि वो बहुत अच्छे से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। हैना मसौली से पूछती है, क्या तुम जेल के बाहर भी किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो? मसौली कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने पिता की तरह नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शैतान है जो कि तुम्हारे पिता के अंदर नहीं है। यहाँ हैना कन्फेस करती है कि उसने एक लड़के को कुछ बुरा करने के लिए मैनिपुलेट किया था और उस लड़के से हैना ने खुद को मारने को कहा था। हैना अब पूछती है कि तुमने सामू मार्तिकिनी को मरवाने के लिए जेल से कैसे किसी को ढूंढा? मसौली कहता है, मैं जरूर इस बारे में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पब्लिकली, जब तुम मुझे तुम्हारे लेक्चर में इनवाइट करोगी। दूसरी तरफ हम कारी को देखते हैं जो कि केस के सस्पेक्ट्स को ही देख रहा था। तभी कारी को कुछ क्लिक होता है और वो अपनी वार्डन से कहता है कि मैं कैसे किसी बुचर खाने को ढूंढ सकता हूँ। वार्डन कहती है, आखिर तुम्हें ये क्यों जानना है? कारी कहता है, वो जानना चाहता है कि खून को ठंडा रखने के लिए, खून को निकालने के लिए और किसी को कैसे काटना है और इक्विपमेंट कहाँ से लाने हैं। ऐसा कहकर कारी विंडो के बाहर एक मरा हुआ रैबिट देखता है। अब हम कारी को हैना और थॉमस के साथ कार में देख पाते हैं। यहाँ पर हैना और मसौली के बीच की कन्वर्सेशन कारी सुन रहा था। इस रिकॉर्डिंग में मसौली बस ये बताना चाह रहा था कि वो दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है और जिस सीरियल किलर ने वो पोल बनाया है वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो एक जज है। थॉमस बताता है कि न्यूज़पेपर में भी उस किलर को लोग जज के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। हैना अपने फादर से पूछती है कि क्या आप रेडी हो इस सब के लिए? कारी कहता है, मैं गेट से बाहर निकलने से डर रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैंने उस डर को पार कर दिया है तो अब मैं रेडी हूँ। इसके बाद हम इन तीनों को एक बुचर खाने के पास देखते हैं और ये वही बुचर खाना था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस जगह हैना को एक जूते के निशान दिखते हैं जिसका साइज नंबर 39 था। कारी कहता है कि ये किसी औरत के हो सकते हैं, लेकिन इस जगह एक औरत क्या कर रही थी? इसके बाद कैमरा एक गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी
आता है जो कि बाहर ही खड़ी थी। तभी एक ऑफिसर कारी को बताता है कि यहाँ कोई आया था जो शायद कारी को जानता है। कारी उस इंसान को देखने जाता है। असल में ये लैना थी। लैना भी एक इंस्पेक्टर है जो कि कारी के साथ काम किया करती थी। लैना की बातों से हमें पता चलता है कि लैना कारी को लाइक करती है। लैना का कहना था कि मैं अपनी बेटी कातिया के लिए इधर आई थी और मैंने रेडियो में म्यूरल आर्ट के बारे में भी सुना था। आगे गाड़ी में हैना इन लोगों को बताती है कि आधे से ज्यादा लोग सामो मार्तिकिनी को मरवाना चाहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लैना अब पुलिस के लिए पहले की तरह एक्टिवली होकर काम नहीं करती, पर क्योंकि इस केस में लैना की बेटी का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए लैना इस केस में इंटरेस्टेड है। और वहीं कारी भी कातिया को बचाना चाहता है, जो कि जाहिर है कि कारी लैना के लिए कर रहा है। फिर सीन वापस आता है कातिया पर। कातिया इस घर में अकेली होती है। नेक्स्ट सीन में कारी लैना से पूछता है बुचर हाउस के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें पोलैंड का नंबर प्लेट था, यानी कि तुम पॉलिश गई थी और आखिर तुमने वो बुचर हाउस कैसे ढूंढ लिया। लैना कहती है तुम्हें तो पता है ना कि डिपार्टमेंट के लोग कैसे काम करते हैं और अगर मैं पुलिस को सच्चाई बताऊंगी तो वो सारे सबूत और क्लूज के बीच इंटरफेयर करेंगे, इसलिए मैं सच्चाई थॉमस को नहीं बता पाई। कारी पूछता है कौन सी सच्चाई। लैना बताती है कि मैंने उस हुडेड पर्सन को देखा था जिसने पुलिस स्टेशन के बाहर खून की बोतल रखी थी और कातिया को ढूंढने के लिए मैंने उसका पीछा किया। मैंने पाया कि वो किलर एक पुराने वैन में रहता है। कारी लैना को ये सब पुलिस को बताने कहता है। लैना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम कारी को बाथरूम में खुद के नेल्स और दाढ़ी काटता हुआ देख पाती हैं। दूसरी तरफ लैना अपनी गाड़ी से किसी का पीछा कर एक बिल्डिंग में घुस जाती है। यहाँ लैना जिस आदमी का पीछा कर रही थी उस आदमी के अपार्टमेंट से बाहर आने का वेट करती है। फिर जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तब लैना उस अपार्टमेंट की बेल रिंग करती है और तभी एक ओल्ड लेडी गेट खोलती है। इस लेडी का नाम उस सीरियल किलर के पोल में था। लैना इस लेडी को अपना नाम सर्जनन बताती है और बताती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो ये सुन ये लेडी पुलिस को कॉल करने लगती है। इसी बीच लैना डोर चेन को खोलकर अंदर घुसकर गेट बंद कर देती है। फिर हम कुछ देर बाद इस लेडी को लैना की गाड़ी में बंधा हुआ देख पाती हैं, यानी कि लैना ने इस लेडी को किडनैप कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम कारी और हैना को देखते हैं। हैना कारी को बताती है कि लैना यहाँ से जा चुकी है पर वो एक नोट कारी के लिए छोड़ कर गई है और साथ ही में मुझे कातिया के बारे में भी कुछ मिला है। ऐसा कहकर हैना कारी को कातिया का एक वीडियो दिखाती है जिसमें कातिया मुस्लिम की तरह दाढ़ी मूछ लगाती है और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोलती है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी ऑफेंड हो गई। साथ ही में इस वीडियो ने कई और लोगों को भी ऑफेंड किया था। असल में कातिया ने ये सब बस अटेंशन पाने के लिए किया था और शायद इसीलिए पोल में कातिया का भी नाम है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले कातिया और हैना दोस्त थे पर कारी के जाने के बाद ये लोग अलग हो गए। कारी पूछता है आखिर इस नोट से लैना मुझे क्या बताना चाह रही है। अब सीन आता है उस वैन की तरफ जिसके बारे में लैना ने कारी को बताया था और इस वैन को पुलिस वाले ढूंढ चुके थे। वैन में इन्हें तीमो मिलता है जो कि उसी बुचर खाने में काम करता था। पुलिस वाले तीमो को अरेस्ट कर लेते हैं जिसके बाद हम तीमो को कस्टडी में देख पाते हैं। यहाँ पर तीमो से पूछताछ कारी करने वाला था। कारी तीमो से कहता है कि तुम्हें ट्रेड स्कूल से निकाल दिया गया, फिर तुम चोरी में पकड़े गए, जिसके बाद तुम पर ड्रग्स अब्यूज के भी इल्जाम लगे और जहां तुम काम करते थे वहां से तुम्हें फायर कर दिया गया। इसी तरह की लाइफ ने तुम्हारे शरीर का सारा खून चूस लिया जिस कारण तुम लोगों का खून निकालने लगे। ये सुन तीमो हंसने लगता है। कारी आगे पूछता है आखिर तुमने लोगों को काटना कैसे सीखा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे नहीं मिला जहाँ तुमने बुचर का काम किया हो। तीमो यहाँ कुछ भी बोलने से मना कर देता है। कारी बताता है हमने तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड चेक की है जिससे हमें पता चला कि तुम्हारा रिलेशन मार्तिकिनी से है और उसके मर्डर से भी। यहाँ तीमो कारी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम कारी को इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बैठा देख पाते हैं। इधर इन लोगों से मिलने उसी लेडी का हस्बैंड आया था जिसे लैना ने किडनैप कर लिया था। इस आदमी का नाम जेफरी होता है। जेफरी बताता है कि सीरियल किलर के उस पोल में मेरी वाइफ का भी नाम था और उस पोल में मेंशन लोग गायब भी हो रहे थे, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को एक अलग अपार्टमेंट में छिपा दिया। मैं अपनी वाइफ से कभी कभी मिलने जाया करता था और लास्ट टाइम जब मैं अपनी वाइफ से मिलने गया तब मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था और शायद उसने एक आर्मी स्टाइल जैकेट और हुडी पहन रखा था। पुलिस ऑफिसर मिया पूछती है कि क्या उसी लेडी ने तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है, जिस पर जेफरी श्योर नहीं था। जेफरी के जाने के बाद मिया कहती है आखिर लैना ने हमें बुचर के लोकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि उसे बुचर
फ्यूचर का लोकेशन पता था। असल में इधर कारी ने इन ऑफिसर्स को बता दिया था कि लैना ने किलर को खून की बोतल रखते हुए देखा था। कारी कहता है इस केस में लैना की बेटी शामिल है, शायद इसलिए लैना ने हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा, और अगर लैना की जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता, क्योंकि यहाँ लैना की बेटी की जान दांव पर है। मिया कहती है आखिर हम तीमो को मुजरिम कैसे साबित करेंगे, हमारे पास तो तीमो के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। कारी कहता है मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मिया कहती है तुम्हारा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कारी बताता है कि मैं एक बार बस बैन को देखना चाहता हूँ, क्योंकि तीमो कोई किलर नहीं हो सकता। तीमो का IQ बहुत लो है, लगभग तीमो के जूते के बराबर। वहीं जो मेन किलर है वो बहुत चालाक है, क्योंकि किलर ने मसौली को जेल में कांटेक्ट किया। साइबर डिपार्टमेंट को भी अभी तक कोई ट्रेसेस नहीं मिले कि किलर ने मसौली को कैसे कांटेक्ट किया। इसका मतलब किलर एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। लेकिन कारी की ये बात सुनकर भी मिया कारी को यहाँ से जाने कहती है। कारी कहता है वो बस एक बार सिर्फ वैन को देखना चाहता है। तो ये सुन थॉमस कारी को वैन के पास ले चलता है। कारी को वैन के अंदर शॉपिंग लिस्ट मिलती है, साथ ही में एक पुरानी फोटो फ्रेम भी मिलती है जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। ये देख कारी बताता है कि तीमो अच्छे से पेन से लिख नहीं सकता, जिसका मतलब तीमो ने म्यूरल में लिखे शब्द नहीं लिखे थे। थॉमस पूछता है आखिर सिर्फ हैंड राइटिंग से तुम कैसे कह सकते हो कि तीमो ही जज यानी सीरियल किलर नहीं है। कारी फोटो को देखकर थॉमस को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थॉमस को एक मैसेज आता है। थॉमस बताता है कि तुम सही हो, हमें एक और सस्पेक्ट का म्यूरल आर्ट मिला है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक जंगल में देखते हैं। इस जगह बहुत सारे लोग और पुलिस पहले से ही मौजूद थी। यहाँ दीवार पर एक म्यूरल आर्ट बना हुआ था जिसमें एक आदमी की आकृति ने एक नाइफ ले रखा था। इधर लिखे शब्द ये थे ऑलवेज डू व्हाट यू से। कारी को याद आता है कि ये बात न्यूज आर्टिकल में लिखी थी जिसमें कि सामू मार्तिकीनी की भी फोटो थी। तभी दूर से लैना थॉमस को आवाज लगाती है। यहाँ पर लैना कारी के पास आती है, पर तभी कारी कुछ कुत्तों को एक डेन जैसी जगह पर भौंकता हुआ देखता है। कारी इस जगह के अंदर जाता है और यहाँ लैना और थॉमस भी कारी के पीछे आती हैं। कारी को इस डेन के अंदर सामू मार्तिकीनी की डेड बॉडी मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था अदर्स डू एज दे से। यहाँ अदर्स का मतलब उसी सीरियल किलर से था। इसे देख कारी मसौली की कोर्ट में कहीं एक लाइन बोलता है, जो चीज एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो चीज हम जैसे लोग करते हैं, यानी कि अदर्स पीपल, जो कि खुद को आम लोगों से बेटर समझते हैं। कारी आगे की तरफ जाता है। यहाँ कारी को एक सफेद बाल मिलता है। कारी इस बाल को अपने ग्लव्स से बांध लेता है और इस जगह से निकलकर एक तालाब की तरफ पहुँचता है। यहाँ थॉमस भी कारी के पीछे आता है। कारी इस बाल को एग्जामिन करने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कारी को लैना और थॉमस के सामने देख पाते हैं। असल में कारी दोबारा से लीमो का इंटरव्यू लेने वाला था। अब कारी लीमो के साथ इंटेरोगेशन रूम में होता है। कारी यहाँ के टेबल को खड़ा कर लीमो की वैन से मिली फोटो और सामू मार्तिकीनी की फोटो चिपका देता है। कारी लीमो से कहता है तुम इन दोनों को जानते हो, इस लेडी के साथ जो बच्चा बैठा हुआ है वो तुम हो, और तब तुम 6 साल के थे। वही साइड में तुम्हारी आंट है जिसने तुम्हें पाला था, और ये फोटो सामू मार्तिकीनी की है जो कि तुम्हारे अंकल थे। और जब तुम्हारी आंट जॉब में जाया करती थी तब तुम्हारे अंकल तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे और कई सालों तक ऐसा ही चला। आगे कारी कहता है तुम्हें जरूर जज यानी कि किलर ने कांटेक्ट करके कहा होगा कि वो सामू मार्तिकीनी जैसे क्रिमिनल को मारना चाहता है, और क्योंकि तुम ऑलरेडी सेक्सुअली अब्यूज थे, साथ ही में तुम्हारे अंदर सामू मार्तिकीनी के खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसलिए तुमने सीरियल किलर का साथ दिया। लेकिन यहाँ तीमो अब भी कुछ नहीं बोलता। अब कारी तीमो के थाई और फेस पर अपना हाथ फेरने लगता है, जिससे तीमो को अपना ट्रॉमा याद आने लगता है। अब तीमो एग्री करता है कि उसी ने किलर की मदद की थी लोगों के अंदर से खून निकालने के लिए। कारी बताता है कि तुम्हारी आंट ने सामू मार्तिकीनी से डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि तुम्हारी आंट को सामू मार्तिकीनी का सच पता चल गया था कि वो एक पेडोफाइल है, और उस समय तुम महज 11 साल के थे, यानी कि सामू मार्तिकीनी ने तुम्हें 5 साल तक अब्यूज किया था, और ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इसके बाद तुम्हारी आंट ने मैटी नाम की किसी दूसरे इंसान से शादी की। मैटी एक पेशेवर बुचर था और तुमने अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टी एक बुचर के साथ बिताई। तुम मैटी की मदद किया करते थे, इसलिए तुम्हें लोगों को काटने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये सुन तीमो बताता है कि मैं कभी जज यानी किलर से नहीं मिला, मैं बस वहाँ जाता था जहाँ मुझे किलर बुलाया करता था। कारी पूछता है क्या तुमने सामू मार्तिकीनी को मारा
था, लेकिन इस पर तीमो इनकार करता है। कारी कहता है क्या किलर सामू मार्तिकिनी को बुचर हाउस लेकर गया था। तीमो बताता है कि जितने भी लोगों का खून उसने निकाला है वो ऑलरेडी मर चुके थे। कारी पूछता है और कौन लोग थे जिसका तुमने ब्लड निकाला था। तीमो कहता है मैंने बस खून निकाला था, किसी को मारा नहीं था। कारी पूछता है तुमने उन विक्टिम की बॉडीज के साथ क्या किया। तीमो बताता है कि मैंने उन बॉडीज को कचरे में फेंक दिया। ये सुन कारी तीमो को थैंक्स कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डंपिंग यार्ड में पुलिस की टीम को बॉडी ढूंढता हुआ देख पाती हैं। अब सीन आता है मिया पर, जो कि कारी से कहती है इसका मतलब लीमो को किलर के बारे में कुछ नहीं पता। कारी कहता है मसौली ने कहा था कि अगर उसे हैना के साथ लेक्चर अटेंड करने दिया जाए तो वो हमें किलर के बारे में बता देगा, और क्योंकि अभी तक हमें बाकी गुम हुए और विक्टिम्स नहीं मिले हैं तो हमें मसौली की मदद लेनी पड़ेगी। ये सुन मिया जेल के लोगों से बात करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हाना को देखते हैं जो कि मसौली से लेक्चर में बात करने वाली थी। हाना यहाँ पर मसौली को फेस करने के लिए थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन कारी हाना को मोटिवेट करता है। जिसके बाद हम मसौली को देखते हैं जिसे जेल से निकाला जा रहा था। अब सीन आता है हैना के कॉलेज में। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। इधर कारी खुद सबके कार्ड्स चेक कर रहा था जो लेक्चर अटेंड करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को डंपिंग यार्ड में कुछ कटे हुए बॉडीज के टुकड़े मिलते हैं। फिर हम वापस से हैना को देख पाते हैं जिसके सामने मसौली आता है। मसौली यहाँ पर हथकड़ी निकलवाने की रिक्वेस्ट करता है और हैना की मंजूरी से मसौली की हथकड़ियां खोल दी जाती हैं। इसके बाद हम हैना को मसौली के सामने देख पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन दोनों का लेक्चर अटेंड करने आए थे। हैना मसौली से पहला सवाल ये पूछती है कि तुमने अपना पहला मर्डर कैसे किया था। मसौली बताता है कि किसी इंसान की जान लेना प्रैक्टिकली बहुत आसान काम था। हैना कहती है जेरोमी ब्रोडस का कहना था कि किसी को मारने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। जेरोमी असल में एक जमाने का बहुत मशहूर सीरियल किलर हुआ करता था। मसौली कहता है जेरोमी अपने विक्टिम को हाथों से फाड़ दिया करता था, लेकिन मैं तो ड्रग्स, पॉइजन और इक्विपमेंट का यूज करता हूँ। हैना पूछती है आखिर एक सीरियल किलर की मेंटेलिटी कैसी होती है। मसौली कहता है चलो हम जज को ही एक एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं जो कि करंट सीरियल किलर है, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर लोग उसके बारे में ही जानना चाहते हैं। ये सुन स्क्रीन में हम वही म्यूरल आर्ट देख पाते हैं जो कि सामू मार्तिकिनी के क्राइम सीन में पाया गया था। मसौली ये आर्ट देख कहता है जज अकेला है और वो सोसाइटी के कारण बहुत सफर कर चुका है। उसे कभी अपना इमोशन सोसाइटी को शो करने का चांस ही नहीं मिला, और ये सारे क्लूज बस जज के गुस्से को दिखाते हैं, और अगर जज लोगों को नहीं मारेगा तो वो शायद खुद को खत्म कर दे। हैना कहती है इसका मतलब लोगों को मारना सर्वाइव करना है। मसौली बताता है सारे किलर्स बस विक्टिम होते हैं और जो लोग अपने दर्द को दूसरों पर डालते हैं असल में वो सफर करते हैं। मसौली आगे कहता है ऐसे किलर्स वायलेंस को अपने पेन किलर की तरह यूज करती हैं, जो कि उनके हिसाब से जस्टिस करना है, लेकिन शायद इतना कहना काफी नहीं होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हैना कहती है हम में से बहुत लोग उन विक्टिम्स को मरता हुआ देखना चाहती हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन सभी विक्टिम्स को मार डालें। मसौली कहता है लेकिन तुमने तो किया था, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। हैना कहती है मैं बस अपने बॉयफ्रेंड से खुद को बचाना चाहती थी। मसौली कहता है तुम बस पूरी तरह गुस्से में थी और तुम चाहती थी कि लोग तुम्हें विक्टिम की तरह देखे, और फिर तुमने अपनी मर्यादा पार कर दी और कुछ ऐसा किया जो कि बहुत इविल था। आगे मसौली कहता है दुनिया में बहुत से लोग गुस्से से भरे हुए हैं और कुछ लोग उस गुस्से के कारण अपना आपा खो देते हैं। अगर यहाँ जज पकड़ा भी गया तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि दुनिया में जज जैसे बहुत लोग अभी भी मौजूद हैं। क्या पता आगे चलकर तुम ही जज के नक्शे कदम पर चलो। हैना कहती है जज ने तुम्हारे चेहरे की म्यूरल आर्ट बनाई थी, इसका मतलब तुम्ही ने जज को मैनिपुलेट किया है। यहाँ तक कि जज ने मैथिथ्यूरल ड्रग्स का भी यूज किया था जो कि तुम क्या करते थे। क्या तुमने ही जज को उस ड्रग्स के बारे में बताया था? इसे सुन मसौली कारी को अप्रोच करता है, क्योंकि मसौली समझ गया था कि ड्रग्स के बारे में कारी ने ही हैना को बताया होगा। तभी हैना उठकर कहती है इसका मतलब जज को मैनिपुलेट किया गया है, जिस पर मसौली हाँ में जवाब देता है। हैना मसौली के पास आकर कहती है क्या तुमने जज को मैनिपुलेट किया है? मसौली कहता है तुम्हारा सवाल बिल्कुल गलत है। सही सवाल ये है कि क्या दुनिया पेडोफिल, एक चीटर, एक फाइनेंस क्रिमिनल और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स के एग्जाम्पल हैं, क्या इनके बिना दुनिया बेहतर है या नहीं? और पता है मुझे क्या लगता है कि जज सही काम कर रहा है। अगर तुम्हारे पिता ने जज को ढूंढ लिया तो तुम्हारे
तुम्हारे पिता बस न्याय को रोकने में अपना योगदान निभा रहे हैं और असल में तुम्हारे पिता ही इस कहानी में विलन है, जिसे सुन हैना सहम जाती है और ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। फिर हम कारी को मसौली के पास जाता देखते हैं। यहाँ पर कारी अकेले में मसौली से बात करना चाहता था, इसलिए सारे ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं। कारी मसौली से पूछता है क्या जज लेक्चर के टाइम पर मौजूद था। मसौली कहता है मुझे उससे ज्यादा हैना और तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कारी कहता है शायद मेंटल इशू जेनेटिक हो और शायद मेरी बेटी साइको हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी के चेहरे पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और क्योंकि हैना अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है, इसका मतलब वो कोई साइकोपाथ नहीं हो सकती। आगे कारी बताता है कि अब मेरी मेंटेलिटी पहले से ठीक है, शायद काम करने की वजह से। फिर कारी कहता है तुमने मुझे जज के बारे में बताने का वादा किया था। मसौली कहता है मैंने हैना से ये वादा किया था। कारी कहता है वो मेरे ही कहने पर तुमसे मिलने आई थी। मसौली कहता है जज वाकई तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। हैना ने मुझसे पूछा था कि आखिर मैंने पहला कत्ल कैसे किया था। सच बताऊं, मेरा पहला कत्ल मेरे लिए कुछ नहीं था, मैंने बस वो कत्ल किया और वहाँ से चला गया। जैसे कि एक बच्चा जिस तरह से चलना सीखता है, ठीक वैसे ही सीरियल किलर मर्डर करना सीखता है और वो हमेशा अपने पहले विक्टिम को अपने सारे विक्टिम से कंपेयर करता है और सीरियल किलर अपने पहले विक्टिम को जरूर विजिट करता है। आगे मसौली बताता है कि मुझे जेल में बहुत सारे कार्ड्स और लेटर्स आया करते थे जिनके मैंने कुछ जवाब भी दिए हैं। वो बात अलग है कि गार्ड सब कुछ पढ़ा करते थे, लेकिन उनसे कुछ छूट गया और वो था ड्राफ्ट्स। कारी पूछता है कौन से ड्राफ्ट्स। यहाँ पर मसौली बस इतना कहता है कि शायद तुम लाइन में लिखी चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा और ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं कि जिन बॉडीज के पीसेस पुलिस को डंप यार्ड में मिले थे उनको डॉक्टर्स ने असेंबल कर दिया था। डॉक्टर बताती है कि इस विक्टिम को दिल में स्टैब करके मारा गया था। आगे डॉक्टर कहती है लेकिन जो म्यूरल आर्ट हमें जंगल में मिला था उसमें किसी और के भी खून मिले हुए थे। कारी कहता है क्या वो मैक्स का खून था, तो इस पर डॉक्टर हामी भरती है। इसके बाद कारी यहाँ से चला जाता है और लैना को कहता है कि अगर इन 5 टॉप विक्टिम्स को छोड़ दिया जाए तो बचे 5 विक्टिम्स में से सिर्फ कातिया ही अभी तक गायब हुई है। लैना कहती है शायद कातिया कहीं छिपी होगी क्योंकि वो बहुत समझदार है, लेकिन कारी कहता है जो सिस्टमैटिक वे में लोगों को मार रहा है। तभी लैना बताती है कि पीरियो जो कि अभी तक गायब नहीं हुई वो लिस्ट में नंबर 4 पर है। लेकिन तभी कारी को मसौली की कही हुई बात क्लिक होती है जिसमें मसौली ने कहा था कि जज तुम्हारी बहुत करीब है। यहाँ कारी लैना के जूते नोटिस करता है और जूतों के निशान कारी ने बुचर हाउस में भी देखे थे और जो बाल टैन में मिले थे उनका कलर भी लैना के बाल से मैच हो रहा था। कारी इधर बस एना को देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मसौली जिसे जेल में ले जाया जा रहा था वो पुलिस को मारकर यहाँ से फरार हो जाता है। अब सीन आता है हैना पर जो कि मसौली की बातों को भूल नहीं पा रही थी। हैना न्यूज में देखती है कि मसौली पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला था। यहाँ पर कारी हैना को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर हम कारी के हाव भाव से समझ पाते हैं कि मसौली की बातों ने कारी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है और यहाँ कारी हैना को लेकर भी बहुत चिंता में है। यहाँ हैना कहती है आपको भी मसौली की बातों ने इफेक्ट किया है ना। कारी अपनी बेटी को कहता है सिर्फ मसौली की ही नहीं और भी कई चीज है जिससे मुझे परेशानी हो रही है और वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। नेक्स्ट सीन में हम कारी को मसौली के लेटर्स पढ़ता देखते हैं। यहाँ पर कारी इन लेटर्स के थ्रू कुछ क्लूज निकालने का ट्राई कर रहा था। तभी कारी एक लेटर उठाता है जिसमें पोलैंड का स्टैम्प था। कारी को याद आता है कि लैना की कार का नंबर प्लेट भी पोलैंड का था। साथ ही में लैना के पीठ पर एक टैटू था जो कि सेकंड क्राइम सीन के म्यूरल आर्ट में भी बना हुआ था और जेफरी के हिसाब से जिसने उसका पीछा किया था वो एक आर्मी जैकेट में था जो कि लैना ही पहनती है। कारी हैना से पूछता है कि क्या लैना कभी कातिया के लिए परेशान दिखाई दी थी। हैना कहती है नहीं, पर शायद ये भी हो सकता है कि लैना अपनी चिंता को दिखाना ना चाहती हो क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। तभी कैमरा फोकस होता है लैना पर जो कि इस जगह सो रही थी। यहाँ पर हम कातिया और जेफरी की वाइफ को देखती है, यानी लैना ने ही इन दोनों को किडनैप किया था। लैना उठने के बाद इन दोनों से कहती है कि कल मैं एक और इंसान को लेकर आऊंगी, जिसके बाद लैना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन आता है तीमो पर जिसे कारी दोबारा बात करने आया था। कारी तीमो से पूछता है कि क्या सीरियल किलर एक औरत है, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि किलर का जेंडर क्या था। लेकिन यहाँ तीमो कारी को स्टैब कर देता है और फिर पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। कारी बाहर निकलकर थॉमस को डैन से मिले बालों को लैना के बालों से मैच करने बोलता है। ऐसा कहकर कारी यहाँ से निकल जाता है। वहीं लैना पीरियो के घर को दूर से देख रही थी। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले पीरियो के घर के बाहर थे, जिसके थोड़ी देर बाद हम कारी को गाड़ी में देख पाती हैं।
इधर थॉमस कारी को कॉल पर बताता है कि बुचर हाउस के फुटप्रिंट का साइज और डेन में मिला हेयर लैना से मैच हो गया है। इसे सुन कारी जल्दी से पीरियो के घर पहुंचता है। यहाँ पर पीरियो के घर इंस्पेक्टर एलिस बताती है कि कोई पीरियो को ले गया। ऐसा कहकर एलिस कारी को एक गन देती है। तभी हम लैना को पीरियो को किडनैप करके बोट में बिठाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर कारी भी लैना को रोकने आ जाता है। लैना इधर कारी पर गन तान कर दूर रहने कहती है, लेकिन कारी कहता है तुमने मेरा पीछा किया था, इस केस में हमारा साथ दिया था ताकि तुम हमारे हर कदम को जान सको और तुमने ही मसौली को कांटेक्ट किया था। लेकिन लैना इन सब बातों से इनकार कर देती है। यहाँ कारी बताता है कि हमें तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं और अब तुम एक क्रिमिनल हो। साथ ही में दूसरे म्यूरल आर्ट में तुम्हारी पीठ पर गुदा हुआ नाइफ भी मौजूद था। लैना कहती है अगर तुम पहले की तरह जीनियस होते और तुम्हारा ब्रेन सही तरह से फंक्शन कर रहा होता तो शायद तुम असली किलर को पकड़ लेते। आखिर तुम बताओ कि मैं अपने पीठ में छपे हुए चाकू को पेंट क्यों करूंगी, मैं खुद को क्यों फंसाना चाहूंगी। इसे सुन कारी को याद आता है कि शू के मार्क लैना के शू के मार्क से अलग थे, मतलब कुछ तो अभी भी कारी से छूट रहा था। कारी पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। यहाँ पर कारी को लैना की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो गया था, इसलिए कारी लैना का साथ देने के लिए उसके साथ पीरियो को लेकर बोट से भाग जाता है। फिर हम कातिया और जेफरी की वाइफ को देखते हैं। इनके गेट पर कोई नॉक करता है, जिसके थोड़ी देर बाद जब कारी और लैना पीरियो को लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कातिया को किलर लेकर चला गया था। वहीं जेफरी की वाइफ को भी किलर ने मार डाला था। लैना अपनी बेटी को ना मिलता देख रोने लगती है ताकि किलर इन्हें ढूंढ के मार ना डाले, लेकिन लैना ये सब करने में नाकामयाब रही। वहीं किलर ने लैना को फ्रेम करने के लिए ही जूतों के मार्क और लैना के बाल क्राइम सीन में छोड़े थे। तभी कारी दीवार पर ब्लड से भरे कपड़े को लगाकर मसौली की बातें याद करता है और यहाँ कारी को क्लिक होता है कि मसौली ने कहा था कि जज तुम्हारे बहुत करीब है। कारी हर क्राइम प्लेस को रिमाइंड करता है और वो नोटिस करता है कि हर जगह एक आदमी जरूर मौजूद था जो कि दूर से पुलिस पर नजर रख रहा था और उस आदमी ने मसौली का लेक्चर भी अटेंड किया था। साथ ही में कारी ने उस आदमी की आईडी भी चेक की थी। कारी अपने दिमाग में जोर डालता है और उसे याद आता है कि उस आदमी का नाम हेनरी ऑस्कारी है। और अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी पर। यहाँ पर कातिया भी मौजूद थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम कारी को जेल के जेलरों से बात करता देख पाते हैं। कारी कहता है क्या आपको मसौली का ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है, तो जेलर कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ हेनरी एक हथौड़ा निकालता है। अब सीन वापस से कारी पर आता है जो कि पुलिस को बताता है कि किलर और मसौली सेम ईमेल आईडी का यूज करके एक दूसरे को कांटेक्ट करते थे, पर इन दोनों ने कभी एक दूसरे को मैसेज सेंड नहीं किया था, बल्कि ये दोनों मैसेज को ड्राफ्ट में ही छोड़ देते थे और उसी ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद किलर डिलीट कर दिया करता था, जिससे साइबर डिपार्टमेंट क्रिमिनल को कभी ढूंढ ही नहीं पाई क्योंकि किसी को इस बात पर शक ही नहीं हुआ था। यहाँ पर अब कारी भी किलर को ड्राफ्ट में मसौली बनकर किलर का एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं यानी मसौली तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सीन वापस से हेनरी पर आता है। इधर हेनरी को कारी का मेल मिलता है, जिसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को हेनरी का एड्रेस मिल गया था और अब पुलिस वाले हेनरी के लोकेशन पे जा रहे होते हैं, लेकिन हैना और कारी यहीं रुकती हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है कातिया पर। कातिया हेनरी से पूछती है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा। हेनरी कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। कातिया कहती है पर मेरा नाम तुम्हारी लिस्ट में था। हेनरी कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से डील की है कि अगर वो मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लेगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी के घर के बाहर। यहाँ पुलिस ऑलरेडी आ चुकी थी और अब पुलिस धीरे धीरे हेनरी के घर के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम कारी को देखते हैं जो कि मसौली की बातों को वापस याद करता है और इस मेमोरी में मसौली ने बताया था कि हर क्रिमिनल अपने पहले विक्टिम को जरूर विजिट करता है। और अब कारी अपनी गन और हैना की कार की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वापस से हम हेनरी को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और अब कातिया लैना के गले मिलती है। वहीं कारी अब एक समंदर के किनारे पहुंचता है और हम देख पाते हैं कि मसौली यहाँ से बोट लेकर रशिया की तरफ निकलने वाला था। असल में मसौली हर बार अपने पहले विक्टिम से ये कहना चाहता था कि वो उस प्लेस को विजिट करता है जहाँ उसने अपना पहला मर्डर किया था और इसी लेक के पास मसौली ने अपना पहला मर्डर किया था। मसौली कारी से कहता है मैं अब नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें पता है ना कि मुझे पकड़ने के बाद भी ये सब दोबारा से होगा। ऐसे क्रिमिनल्स मुझे आइडल मानते हैं और अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मुझे रशिया जाने दो ताकि मैं अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूं और इससे तुम अपने मोरल को भी बचा सकोगे। लेकिन इधर कारी मसौली को गोली से उड़ा देता है और फिर समंदर के बीच ले जाकर मसौली की बॉडी को किसी भारी चीज से बांध कर छोड़ देता है, जिससे कि मसौली की बॉडी समंदर के अंदर चली जाती है। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि कारी ने भी अपने मोरल को तोड़कर अपने अंदर बुराई को अपना लिया था
और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।